Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 9 यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। और हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे ब्लड में रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। कभी सोचा है कि डॉक्टर्स एक माइक्रोस्कोप में देखकर इन अलग अलग सेल्स को या इवन बैक्टीरिया को कैसे पहचान लेते हैं, जबकि हमें अपनी आंखों से तो मतलब कुछ भी नहीं दिखता। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है कि आखिर एक मशीन कैसे एक अदृश्य चीज को इतना बड़ा और क्लियर बना सकती है। ये तो जादू जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये जादू सिर्फ छोटी चीजों तक ही नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा भी सच है। अच्छा। जब हम रात को आसमान देखते हैं तो हमें बस टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स उन्हीं तारों के बीच बड़े बड़े टेलीस्कोप से अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद पूरी की पूरी गैलेक्सीज देख लेते हैं। वाओ। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आखिर हमारी आंखों की पावर को हजारों गुना बढ़ाते कैसे हैं? आज इसी राज को खोलेंगे। तो मतलब हम आज ये समझेंगे कि इंसानों ने कैसे उन चीजों को देखना सीखा जो इनविजिबल हैं या इतनी दूर हैं कि उन्हें देखना इम्पॉसिबल लगता है। एग्जैक्टली। हमने अपनी नेचुरल लिमिट्स को कैसे तोड़ा। देखो, सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो सबसे कोर आइडिया है वो ये है कि ये लेंसेज और मिरर्स को एक टीम की तरह यूज करते हैं। एक टीम की तरह। हाँ, हमारी आंखें एक लिमिट तक ही छोटा या दूर का देख सकती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स उसी लिमिट को आप कह सकते हैं पुश करने का काम करते हैं। इसे समझने के लिए एक रिले रेस की एनालॉजी लेते हैं। ओके, रिले रेस। सोचो, एक रिले रेस में एक रनर बैटन लेकर दौड़ता है और आगे अपने टीम मेंबर को दे लेता है। फिर दूसरा रनर उस बैटन को और आगे ले जाता है। ठीक है, हर रनर रेस में अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करता है, स्पीड बढ़ाता है। बिल्कुल। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऐसी ही टीम वर्क होती है। जो सैंपल से लाइट आ रही है वो पहले लेंस, जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तक पहुंचती है। ये हमारा पहला रनर है। ये लेंस उस ऑब्जेक्ट की एक थोड़ी बड़ी इमेज बनाता है और इस इमेज रूपी बैटन को दूसरे लेंस यानी आईपीस को पास कर देता है। अच्छा, तो दूसरा लेंस यानी आईपीस उस पहले से ही मैग्नीफाइड इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करता है। एग्जैक्टली। दूसरा रनर यानी आईपीस उस इमेज को कई गुना और बड़ा करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है। तो इससे टोटल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, तो दो छोटे छोटे लेंस मिलकर वो काम कर देते हैं जो एक अकेला बहुत पावरफुल लेंस शायद नहीं कर पाता। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। हम दो लेंस का झंझट क्यों पाल रहे हैं? एक ही बहुत पावरफुल लेंस क्यों नहीं यूज कर लेते? उससे काम आसान नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। एक अकेले लेंस को हद से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसे बहुत मोटा और कर्व्ड करना पड़ेगा। ओके। ऐसे लेंसेज में एबरेशंस आ जाते हैं, यानी इमेज अजीब सी डिस्टॉर्टेड या ब्लरी दिखने लगती है, खास करके किनारों पर। अच्छा। दो लेंसेज यूज करके हम मैग्निफिकेशन को स्टेजेस में अचीव करते हैं, जिससे क्वालिटी बेहतर रहती है। समझ गई। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए टीम वर्क जरूरी है। हाँ, अब दिमाग में इसकी एक तस्वीर बनाते हैं। सोचो, एक ग्लास स्लाइड पर एक छोटा सा बैक्टीरिया है। लाइट उससे पास होकर पहले ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है, जहां माइक्रोस्कोप की ट्यूब के अंदर एक थोड़ी बड़ी रियल और उल्टी इमेज बनती है। ठीक है। फिर वो इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है और आईपीस उसे और बड़ा करके एक ऐसी वर्चुअल इमेज बनाता है जिसे हम आराम से देख पाते हैं। ये एक मैग्निफिकेशन की रिले रेस है। वाओ, अब ये पूरी प्रोसेस क्लियर हो रही है। ऑब्जेक्टिव ने आईपीस को पास दिया और आईपीस ने फिनिश लाइन क्रॉस की। सही पकड़ा। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस रिले रेस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करता है। जरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पढ़ो। For a compound microscope, the magnifying power is given by m is equal to me multiplied by mo, where me is 1 plus dfe is the magnification due to the eyepiece, and mo is the magnification produced by the objective. Approximately, m is equal to LFO into dfe, where FO and FE are the focal lengths of the objective and eyepiece respectively, and L is the tube length.
ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा लग रहा है। मतलब ये MO, ME, L, D, FO, फी, ये सब क्या है? इतना सब कुछ? डोंट वरी, ये बस हमारी रिले रेस की कहानी का मैथमेटिकल वर्जन है। चलो इसे मिलकर तोड़ते हैं। ओके। टोटल मैग्निफिकेशन m है, जो दो हिस्सों का प्रोडक्ट है। पहला MO, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, और दूसरा ME, आईपीस का मैग्निफिकेशन। ठीक है। M = MO, ME। ये तो सिंपल है, दोनों रनर्स की पावर मल्टीप्लाई हो गई। हाँ, और हमने लेंसेज चैप्टर में पढ़ा था कि एक सिंपल मैग्नीफायर जो आईपीस यहाँ है, उसकी पावर में इसके फोकल लेंथ FE और हमारे नियर पॉइंट D पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला कुछ DFE जैसा था। राइट, D के वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है फॉर अ नॉर्मल आई, तो में हो गया DFE। परफेक्ट। और पहले लेंस यानी ऑब्जेक्टिव की पावर MO, ट्यूब की लेंथ L और उसके फोकल लेंथ FO पर डिपेंड करती है। तो MO हो जाता है LFO। अब दोनों को जोड़ दो, टोटल मैग्निफिकेशन M बन जाता है LFO × DFE। देखा, हमने फॉर्मूला खुद बना लिया। अरे वाह, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा। हर पार्ट का एक मतलब है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ FO = 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। AIP का FE = 2 सेंटीमीटर है और ट्यूब लेंथ L 20 सेंटीमीटर है। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा? फॉर्मूला है M = L4 multiplied by DFE। तो ये होगा 201 multiplied by 252, क्योंकि D तो 250 सेंटीमीटर फिक्स है। Exactly. तो M = 20 multiplied by 12.5, यानी 250 गुना मैग्निफिकेशन। छोटी सी चीज 250 गुना बड़ी दिखेगी। वाओ। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। सिर्फ चीजों को बड़ा करना काफी नहीं है। मतलब? बड़ा करने के अलावा और क्या चाहिए? क्लैरिटी, जिसे हम फिजिक्स में रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। सोचो, एक सस्ते माइक्रोस्कोप से तुमने 1000x मैग्नीफाई कर लिया, लेकिन जो इमेज दिख रही है वो एक बड़ा सा धुंधला धब्बा है। तुम दो पास पास रखे बैक्टीरिया को अलग अलग नहीं देख पा रहे, तो उस मैग्निफिकेशन का क्या फायदा? असली जादू मैग्निफिकेशन में नहीं, रेजोल्यूशन में है। दो नजदीकी पॉइंट्स को अलग अलग करके देखने की क्षमता में। ओह, तो इसका मतलब हाई मैग्निफिकेशन हमेशा बेटर इमेज नहीं देता। अगर रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्निफिकेशन के लिए हम किसी भी छोटे से छोटे फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला M = DF के हिसाब से तो लगता है कि F को जितना छोटा करते जाओ M उतना बढ़ता जाएगा, उसे 0 के पास ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत छोटे फोकल लेंथ के लेंस बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। वो बहुत मोटे और भारी हो जाते हैं और उनमें, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ऑप्टिकल एबरेशंस बढ़ जाते हैं। मतलब इमेज क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ, तो एक प्रैक्टिकल लिमिट होती है। ओके, समझ गई। सो देयर इज अ प्रैक्टिकल लिमिट। Yes. अब दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती है ये सोचना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ्स कुछ भी हो, बस मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। ये गलत है। बिल्कुल गलत है। हाई मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ्स छोटी होनी चाहिए। वेट, M = LFO × DFE फॉर्मूला में FO और FE दोनों डिनोमिनेटर में है। तो हाँ, सही बात है, उनकी वैल्यू जितनी छोटी होगी M उतना ही बड़ा होगा। एग्जैक्टली। इसे हमेशा याद रखना। अब हमने छोटी चीजों को बड़ा करना तो सीख लिया, लेकिन उस दूसरे प्रॉब्लम का क्या, जो बहुत बड़ी चीजें हैं पर इतनी दूर हैं कि दिखती ही नहीं, जैसे प्लैनेट्स या दूसरी गैलेक्सीज। हाँ, टेलीस्कोप्स। उनका डिजाइन तो माइक्रोस्कोप से अलग होना चाहिए। क्यों? माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के बहुत पास होता है, पर टेलीस्कोप का तो ऑब्जेक्ट अरबों किलोमीटर दूर होता है। सही पॉइंट पकड़ा। यही कोर डिफरेंस है। माइक्रोस्कोप का काम है पास की छोटी चीज का बड़ा लीनियर इमेज बनाना, ओके। जबकि टेलीस्कोप का काम है दूर की चीज का एंगुलर साइज बढ़ाना। वो चीजों को पास लाता है। इसके लिए उसे दूर से आ रही फेंट लाइट को इकट्ठा करना पड़ता है। लाइट को इकट्ठा करना मतलब एक बकेट की तरह। परफेक्ट एनालॉजी। टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस एक बहुत बड़ी लाइट गैदरिंग बकेट की तरह है। वो जितना बड़ा होगा, यानी उसका एपर्चर जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा लाइट दूर के सितारे से कलेक्ट कर पाएगा और उतनी ही ब्राइट इमेज बनेगी। हाँ,
और इसका फोकल लेंथ 4 बड़ा होता है। एक मिनट, ये तो माइक्रोस्कोप से बिल्कुल उल्टा है। वहां तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 4 छोटा होना चाहिए था ना? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का मकसद अलग है। माइक्रोस्कोप में 4 छोटा रखते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत पास रखकर पहली इमेज ही काफी मैग्नीफाइड बनाई जा सके। ठीक है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट जैसे सितारे ऑलरेडी इन्फिनिटी पर हैं। वहां 4 लंबा इसलिए रखते हैं ताकि दूर से आ रहे पैरेलल रेस को फोकस करके एक शार्प इमेज बनाई जा सके और ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन मिले। अच्छा, और आईपीस? आईपीस का काम दोनों में लगभग सेम है, उस पहली इमेज को मैग्नीफाई करके आंख को दिखाना। ओके, तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी अलग होगा। हाँ, और माइक्रोस्कोप से काफी सिंपल है। टेलीस्कोप के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन m होता है अप्रोक्सीमेटली FO फे। एफओ फे, सिर्फ इतना? हाँ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आईपीस का फोकल लेंथ। m इज इक्वल टू एफओ फे। इसका मतलब ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO लंबा होना चाहिए और आईपीस का FE छोटा। बिल्कुल, माइक्रोस्कोप से एकदम ऑपोजिट लॉजिक। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा ट्रैप है जहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। माइक्रोस्कोप में दोनों फोकस छोटे, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकस बड़ा, आईपीस का फोकस छोटा। ये तो जरूर नोट करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप F छोटा, F छोटा, टेलीस्कोप F बड़ा, F छोटा। सही है। और एक और चीज, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स जो मिरर्स यूज करते हैं, हाँ, उनकी इमेज क्वालिटी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स जो लेंसेज यूज करते हैं से बेहतर होती है, क्योंकि मिरर्स में क्रोमैटिक एबरेशन यानी लाइट का अलग-अलग कलर्स में स्प्लिट होने की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। इसलिए आजकल सभी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स ही यूज करती हैं। वाओ, तो अब समझ आया कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भले ही दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर उनके डिजाइन प्रिंसिपल्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। हाँ, एक अंदर की दुनिया दिखाता है, दूसरा बाहर की। बिल्कुल। चलो, इन आइडियाज को याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए याद रखो माइक्रो दोनों छोटू, माइक्रो दोनों छोटू, यानी माइक्रोस्कोप में फो और फे दोनों छोटे होते हैं। ये आसान है। और टेलीस्कोप के लिए टेलिस ऑब्जेक्टिव लंबा, यानी टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस लंबा लार्ज फोकल लेंथ होता है। राइट। आईपीस तो दोनों में ही छोटा रहता है। करेक्ट, टेली ऑब्जेक्टिव लंबा। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं करेगा। एक जेस्चर भी ट्राई कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए अपनी मुट्ठी बंद करो जैसे छोटा ऑब्जेक्टिव और उसे ऑब्जेक्ट के पास रखो, फिर आंख के पास भी एक छोटा सर्कल बनाओ, छोटा आईपीस। ओके, मुट्ठी बंद, छोटा सर्कल। टेलीस्कोप के लिए अपना हाथ पूरा फैलाओ, लंबा ऑब्जेक्टिव और आंख के पास वही छोटा सर्कल। अच्छा, हाथ फैला के। ये फिजिकल एक्शन एग्जाम में सीक्वेंस और साइज याद दिलाएगा। ये तो काफी हेल्पफुल है। एक्शन से कॉन्सेप्ट याद रहता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को 3 मेन पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। पहला पॉइंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप लेंसेज या मिरर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो लाइट को मैनिपुलेट करके हमारी देखने की नेचुरल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। या तो बहुत छोटी चीजों को बड़ा करके या बहुत दूर की चीजों को पास लाकर। दूसरा पॉइंट, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हाई मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ यानी FO और FE छोटी होनी जरूरी है। राइट। और इसका फॉर्मूला है m = LFO × DFE। और तीसरा पॉइंट, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हाई मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO लंबी होनी चाहिए, जबकि आईपीस की फोकल लेंथ FE छोटी होनी चाहिए। फॉर्मूला है m = FO FE। बिल्कुल साफ हो गया। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर जरूर विजिट करें। That is PROFSAM, right? Yes, PROFSAM.com. Keep learning.